हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंदौर की पाठशाला पे। जी हाँ, आपका अपना यूट्यूब चैनल। और हम लेकर आए हैं आपके लिए बीकॉम फर्स्ट ईयर कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए। जैसा आपका पेपर आने वाला है कल, उसके अकॉर्डिंग एमसीक्यूज़ भी हैं आपके पास, जो सेक्शन ए में आने वाले हैं आपको। सेक्शन बी के हिसाब से आपको क्वेश्चंस भी है 8 मार्क्स वाले, और सेक्शन सी के हिसाब से 12 मार्क्स वाले क्वेश्चंस भी हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए। देखिए, कई बार मैं देखता हूँ कि व्यूज़ तो 1000 के ऊपर भी जा रहे हैं, लेकिन लाइक्स वहीं 40-50 भी नहीं आते हैं। तो अगर आप लाइक्स नहीं करेंगे वीडियो को तो बेटा फिर इतना एफर्ट लगाने का कोई मतलब नहीं निकलता है हमारा। तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आइए देखते हैं हम टॉप मोस्ट एमसीक्यूज़। पहला है आपके पास, विच इज़ द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। बेटा, कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन काम क्या होता है? कॉस्ट कंट्रोल करना। आपको सारे के आंसर भी दिख रहे हैं नीचे। फीफो मेथड स्टैंड फॉर। बेटा, फीफो मेथड होती है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फीफो के बाद बेटा एक लीफो मेथड भी होती है बेटा। लीफो का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, है ना। और एक हीफो मेथड भी होती है हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट। ये अलग अलग मेथड होती है बेटा। फीफो मेथड फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये कॉस्ट कंट्रोल में भी काम आती है। ये आपको ध्यान रखना पड़ता है बेटा, जब इन्वेंट्री को कंट्रोल करते हो कि कितना स्टॉक आपके पास है। तो फीफो मेथड होता है कि जो आपने पहले सामान खरीदा है उसको पहले बेचो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। लीफो मेथड बोलती है बेटा लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो सबसे लास्ट में खरीदा है उसको पहले बेचो। अगर सामान बिक रहा है आपका, मान लो कि किसी इंसान ने ए, बी और सी अलग अलग जगह से राइस खरीदे, पहले ए के राइस, फिर बी के राइस और फिर सी के राइस, है ना। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में अगर आपने पहले ए से ख़रीदा है, फिर बी से ख़रीदा है, फिर सी से ख़रीदा है, तो पहले आप, जैसे अगर आपने मान लो ए, बी, सी 3 जगह से ख़रीदा है, तो फर्स्टली आपने ए से ख़रीदा, देन बी से, देन सी से। तो फीफो मेथड ये बोलती है कि अगर आपको बेचना भी हो तो पहले ए को खाली करो, ए में कम पड़े तो फिर बी में से ले लो, बी में कम पड़े फिर देन सी के पास जाओ, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। पर लीफो ये नहीं बोलता है, लीफो बोलता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। अगर आपको किसी को सामान देना है तो पहले सी से स्टार्ट करो, सी के बाद बी, और बी के बाद फिर आप ए पे जाओ, ठीक है। और हीफो हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट, ये होता है बेटा कि जिसकी प्राइस सबसे ज़्यादा है, मतलब जिसको आपने सबसे ज़्यादा कॉस्ट में खरीदा है उसको पहले बेचो, ताकि बाद में कॉस्ट कम हो जाए तो आपका लॉस ना हो। तो जो हाईएस्ट इन हुए हैं उसको पहले बेच दो, ठीक है। तो ये हो गया फीफो, लीफो और हीफो मेथड बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, लेबर टर्नओवर रिफर्स टू। बेटा, लेबर टर्नओवर का मतलब क्या होता है? एम्प्लॉयज़ लिविंग, कितने परसेंट एम्प्लॉय जो है बेटा वो छोड़ के जा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं लेबर टर्नओवर रेशो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, एबीसी एनालिसिस इज यूज्ड फॉर। बेटा, एबीसी एनालिसिस वेरी इंपॉर्टेंट, इससे आपको बिल्कुल लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा, आप इसको तैयार रखना। ये इन्वेंट्री कंट्रोल का ही तरीका होता है बेटा, एबीसी एनालिसिस, है ना। ए में हम हाईएस्ट क्वांटिटी, बी में उससे मिडिल, और सी में लोवेस्ट की बात करते हैं बेटा। प्राइम कॉस्ट का फॉर्मूला बेटा ये आपको कॉस्ट शीट में भी काम आएगा, मैंने आपको पहले ही बोला था। इसके पहले बेटा हम 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिस बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखा है उसकी लिंक में इस वीडियो के लास्ट में जब आप वीडियो एंड करेंगे वहाँ आपको मिल जाएगी, और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक डाल दूंगा, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं बेटा। तो प्राइम कॉस्ट क्या होता है बेटा? इसमें डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस आता है बेटा, सारा डायरेक्ट, तो इनको बोलते हैं हम प्राइम कॉस्ट। ये आपको याद रखना, ये फॉर्मूला ऑपरेटिंग कॉस्ट का जब आप जब कॉस्ट शीट बनाओगे तब भी आपको काम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, ओवरहेड। हमेशा ध्यान रखना बेटा, प्राइम कॉस्ट चलो, ओवरहेड हमेशा इनडायरेक्ट होते हैं, प्राइम कॉस्ट डायरेक्ट होती है, ओवरहेड आपके इनडायरेक्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज यूज्ड इन। जो हम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का यूज़ करते हैं वो किस चीज़ में करते हैं? ऑप्शन है कंस्ट्रक्शन, होटल, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, तो बेटा कंस्ट्रक्शन में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट मैचेस। बेटा, ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी दिया था। जो रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट है वो क्या मैच करती है? तो रिकन्सिलिएशन का क्वेश्चन भी आएगा बेटा, ये फाइनेंशियल आपकी बुक और कॉस्ट बुक को मैच करती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग को रिकनसाइल करने की कोशिश करती है, ताकि आपकी जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग दिख रही है, जो कॉस्ट अकाउंटिंग है, ऊपर नीचे तो नहीं हो रही है, और क्यों हो रही है उसका रीज़न आइडेंटिफाई करके उसको रिकनसाइल करने की कोशिश करती है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, EOQ। EOQ एम्स टू। बेटा, EOQ का मेन एम क्या होता है? मिनिमाइज टोटल ऑर्डरिंग डिवाइडेड बाय होल्डिंग कॉस्ट। ये होता है बेटा EOQ का मेन। बेटा, EOQ का एक न्यूमेरिकल भी पेपर में आने के पूरे चांस हैं।
है ना। तो EOQ का एम क्या होता है, मिनिमाइज टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट अपॉन होल्डिंग कॉस्ट, ये EOQ का मेन मकसद है। नेक्स्ट है बेटा संक कॉस्ट। संक कॉस्ट क्या होती है, अनरिकवरेबल हिस्टोरिकल कॉस्ट। ऐसी हिस्टोरिकल कॉस्ट जो हम रिकवर नहीं कर सकते हैं उसको बोलते हैं संक कॉस्ट। संक मतलब जैसे बोलते हैं ना शिप संक हो गया, डूब गया, वैसा संक कॉस्ट। फिर आपके पास 11th मशीन आवर रेट। बेटा फॉर्मूला डायरेक्ट इसका, तो मशीन आवर रेट मतलब टोटल मशीन एक्सपेंसेस अपॉन टोटल मशीन आवर्स। ये आपको फॉर्मूले सारे याद रखना बेटा। कॉस्ट अकाउंटिंग में जितने फॉर्मूले याद रखोगे उतना ही आपको MCQ में भी फायदा मिलेगा और क्वेश्चन में भी फायदा मिलेगा। एटलीस्ट अगर आपको मान लो कोई न्यूमेरिकल नहीं भी आ रहे तो आप फॉर्मूला लिख के और थोड़ी बहुत वैल्यू पुट करोगे तो कुछ तो मार्क्स मिल ही जाएंगे आपको आसानी से। सेकेंड बेटा हेल्से प्लान इज एन, ये क्या है बेटा, इंसेंटिव स्कीम है। इसमें अपने पढ़ा ना 50% वाला जो क्राइटेरिया है इसका, तो ये क्या है बेटा, इंसेंटिव स्कीम है। और ये आपके पास नेक्स्ट 3 इंपॉर्टेंट MCQs। प्रोसेस कॉस्टिंग इज यूज्ड इन। प्रोसेस कॉस्टिंग का यूज़ काय में होता है बेटा, जब आप कंटिन्यूस मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तब। कॉस्ट ऑडिट का मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है बेटा, वेरिफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड। आप जो रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं उसको वेरीफाई कर सको, ताकि जो आपने कॉस्ट वगैरह लगाई है, जो इन्वेंट्रीज वगैरह है, वो सही रिकॉर्ड हुई है नहीं हुई। और ऑपरेटिंग कॉस्ट का यूज़ काय में करते हैं बेटा, ये नॉर्मली ट्रांसपोर्ट सर्विस में करते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट का यूज़। तो ये आपके टॉप MCQs थे। इसके ज़रिए आप एक चीज़ समझ गए होंगे, अगर आपने क्वेश्चन आंसर जो मेरे बताए हुए अगर याद करके रखे हैं तो ये आपसे बन गए होंगे ऑब्जेक्टिव्स। और अगर आपने अभी तक वो क्वेश्चन याद नहीं करे, प्लीज़ मेरी बात मान के जो टॉप 20 क्वेश्चन वाली वीडियो है उसमें से क्वेश्चन जरूर याद कर लीजिएगा, या फिर जो मैं भी क्वेश्चन बता रहा हूँ आप इनको अच्छे से कर लीजिए, तब भी आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे। और ये वीडियो के भी क्वेश्चन अगर आप करके चले जाते हो तो मैं सिर्फ पास होने का नहीं बोल रहा हूँ, आपको अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, अच्छे मार्क्स, इस बात की गारंटी है। तो आप जल्दी से हम देखते हैं हमारे 8 मार्क्स वाले क्वेश्चन। बेटा 8 मार्क्स वाले क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन है हमारे पास। इसमें थ्योरी के साथ में मैं उसका शॉर्ट एक्सप्लेनेशन भी दूंगा आपको, ताकि आपको भटकना ना पड़े। अगर किन्हीं बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, बहुत से बच्चों का मैसेज आ रहा है कि सर अभी तक हमने पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है, तो बेटा ये सुन लो, काम हो जाएगा। पहला, कॉस्ट अकाउंट वर्सेस फाइनेंशियल अकाउंटिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है? तो कॉस्ट अकाउंटिंग का फोकस होता है बेटा कॉस्ट कंट्रोल करने में, ये इंटरनल मैनेजमेंट पे फोकस करती है। वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मकसद होता है कि सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना और एक्सटर्नल रिपोर्टिंग करना, P&L वगैरह बनाना, है ना। इसका पूरा के पूरा डिफरेंस आपको याद कर लेना है, कम से कम 8-10 पॉइंट याद करके जाओ। ये सारे आपको, आपके पास जो भी सीरीज़ है, यशराज की सीरीज़ हो, कॉलेज की सीरीज़ हो, या आपके पास और कोई आप अपने गाइड यूज़ कर रहे हो तो आप उसमें से कर सकते हो। अगर वहाँ पर भी नहीं मिल रहा है तो आप इसके आंसर्स चाहे परप्लेक्सिटी से निकाल लीजिए, गूगल पे से निकाल लीजिए, पर इसके डिफरेंस आप याद कर लीजिए। कॉस्ट अकाउंट वर्सेस फाइनेंशियल अकाउंटिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा ABC एनालिसिस। मैंने जब आप ऊपर आपको जब ऑब्जेक्टिव करवाया तभी बोला था इसका लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो ये ध्यान रखिए। ABC एनालिसिस का क्वेश्चन है क्लासीफाइड इनटू। बेटा ABC एनालिसिस एक हमने कैटेगरी डिवाइड करी है हाई वैल्यू। मैंने आपको समझा था जिनकी वैल्यू हाई होती है उनको हमने A कैटेगरी में डिवाइड किया होता है, जिनकी वैल्यू मीडियम होती है उनको B कैटेगरी में, और जो लोअर वैल्यू वाले होते हैं उनको C कैटेगरी में डिवाइड करते हैं अपन। ये किस काम में हेल्प करता है? हेल्प ऑप्टिमाइज द रिसोर्स बाय फोकसिंग ऑन हाई वैल्यू आइटम्स। इनमें सबसे पहले हमारा मकसद होता है कि जो हाई वैल्यू आइटम्स हैं वहाँ पर हम अपने रिसोर्सेज को बेस्ट यूटिलाइज कर सकें। देखो बेटा कोई भी चीज़ हो, आप खुद भी सोचो कि अगर आपके पास एज ए ह्यूमन बीइंग रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड होते हैं, है ना, तो लिमिटेड रिसोर्सेज को आप हाई वैल्यूज़ की तरफ लगाना चाहोगे ना कि लोअर वैल्यूज़ की तरफ। तो वो ABC एनालिसिस आपको हेल्प करता है बेटा कि कैसे आप पहले कैटेगराइज कर लो और देन फिर आप उस तरीके से अपने रिसोर्सेज को यूज़ कर सको। क्वेश्चन थर्ड आपके पास है लेबर टर्नओवर। क्या होता है रेट बेटा? ये ऑब्जेक्टिव में भी आया था। द रेट एट विच एम्प्लॉय लीव्स। मैंने आपको बताया कि उस रेट जिससे एम्प्लॉयज़ जाते हैं हमारी कंपनी छोड़ के। कॉस्ट क्या है बेटा? या तो उनको वेजेस प्रॉपर नहीं मिल रहे हैं, भाई उनको लग रहा है कि उनके जो वेजेस मिल रहे हैं वो टाइम पे नहीं मिल पा रहे हैं या कम मिल रहे हैं। दूसरा कि वर्किंग कंडीशन उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है जितनी अच्छी वर्किंग कंडीशन होना चाहिए, है ना। तो इसके लिए रेमेडीज़ क्या है बेटा कि अगर उनको इंसेंटिव्स हम बढ़ा सकें तो वो बढ़ाएं और उनको बेटर वर्किंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें, एक अच्छा इन्वायरमेंट दें ताकि उनको काम करना अच्छा लगे, ताकि वर्कर्स जो है वो जॉब छोड़ के जाएँ नहीं। बेटा क्या होता है, देखो आप वर्कर्स को हायर करते हो, उनको ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करते हो,
है ना। और फिर अगर वर्कर काम सीख लेता है और फिर अगर वो काम सीखने के बाद छोड़ दे कि वेजेस उसको टाइमली नहीं मिल पा रहे, अच्छा वर्किंग इन्वायरमेंट नहीं मिल पा रहा है, बिलोंगिंगनेस नहीं मिल पा रही है ना, सिक्योरिटी पर्पज से उसको जो चीज़ें चाहिए वो नहीं मिल पा रही है, तो बेटा वो जॉब छोड़ के चले जाएगा। तो फिर आपका भी लॉस होता है कहीं ना कहीं, क्योंकि आपको फिर नए वर्कर हायर करना, फिर उनको पूरा काम सिखाना, तो काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस हो जाती है बेटा ये, है ना। तो आपको रेमेडीज़ भी याद होना चाहिए। आप अच्छे से पॉइंट वाइज, बेटा मैं आपको यही सजेस्ट कर रहा हूँ, जब 8 मार्क्स और 12 मार्क्स जैसे क्वेश्चन आ जाते हैं, अब जैसे इस क्वेश्चन में 2 चीज़ पूछी है आपसे, समझने की कोशिश करना बेटा। पहले लेबर टर्नओवर रेशो क्या है, पहले आपने डिफाइन लिख दिया था, रेट एट विच द एम्प्लॉइज लीव्स इट कॉल्स लेबर टर्नओवर रेशो, ठीक है। कॉजेज पूछे तो पहले आप ऐसे कॉजेज लिख दो, फिर आप उसका एक चार्ट बना सकते हो अच्छा सा। अब मान लो आपको 8 मार्क का ना 4 पॉइंट कॉज के लिखना है, तो आपने 1 2 3 4 ऐसे प्रॉपर सेंटर में ऐसा एक डायग्राम बना दिया सुंदर सा, और यहाँ पर आपने सुंदर सा डायग्राम बना के 4 पॉइंट लिख दिए। और फिर बाद में जैसे पॉइंट 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो आपने इनको एक एक करके एक्सप्लेन कर दिया। सेम अब आपको रेमेडीज़ बोला है, तो नीचे एक और आप ड्रॉ बना सकते हो सुंदर सा, जहाँ पे आप सेंटर में लिख दोगे रेमेडीज़, है ना। इसको चाहो तो आप ज़्यादा आपको लग रहा है कि नहीं हो पा रहा, टाइम कम है, तो इसको सिंपल बॉक्स बना के इधर 1 2 3 4 पहले चारों पॉइंट लिख दो, बाद में उनको एक्सप्लेन कर दो। इससे क्या होता है बेटा, आपकी कॉपी भी अच्छी भर जाएगी, दिखने वाले को बिल्कुल नीट एंड क्लीन दिखेगा। कई बार आपके पॉइंट्स चेक करके आपको अच्छे मार्क्स दे देते हैं, डिटेल में जाते भी नहीं है, क्योंकि उनके पास भी टाइम नहीं होता है, वो चाहते हैं कि बच्चा क्लियरली लिखे, है ना। क्योंकि अधिकतर बच्चे कॉलेज एग्जाम में कॉपी भरने में फोकस करते, कुछ भी लिख देते हैं, लेकिन जब वो बल्क में दिखता है ना बहुत भरा भरा सा, तो उसके इतने मार्क्स पीछे देता नहीं है। जितना आप नीट एंड क्लीन लिखोगे और पॉइंट वाइज आंसर लिखोगे, ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको आंसर फ्रेमिंग करना है, तो ये आपको माइंड में रखना है। नेक्स्ट है आपके पास बेटा क्वेश्चन नंबर 4, ओवरहेड अलोकेशन क्या है। द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग इनडायरेक्ट कॉस्ट टू द कॉस्ट सेंटर, क्या बोल रहा हूँ, द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग इनडायरेक्ट कॉस्ट टू कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट बेस्ड ऑन साइंटिफिक बेसिस, जैसे एरिया फॉर रेंट, पावर फॉर इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। बेटा ओवरहेड एलोकेशन से क्वेश्चन आ सकता है, तैयार करके जाना है आपको। नेक्स्ट है बेटा कॉन्ट्रैक्ट वर्सेस जॉब कॉस्टिंग, मतलब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग वर्सेस जॉब कॉस्टिंग। तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज फॉर द लॉन्ग टर्म लार्ज प्रोजेक्ट एट कस्टमर साइट, और जॉब कॉस्टिंग इज फॉर स्पेसिफिक स्मॉलर ऑर्डर विद इन अ फैक्ट्री। जॉब कॉस्टिंग मतलब आपको फैक्ट्री के अंदर ही छोटा मोटा ऑर्डर मिला है, वहीं आप काम कर रहे हो। और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग मतलब आपको बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया, आपको कस्टमर की साइट पे जाके काम करना है ना। जैसे कि घर बनाने का होता है ना, घर बनाने का आपको ऑर्डर मिला, आप साइट पे चले गए, वहाँ जाके घर बना रहे हो सामने वाले के लिए, है ना। लार्ज स्केल में प्रोडक्शन कर रहे हो, बड़ा प्रोजेक्ट डाल दिया आपने, कोई प्लांट डाल दिया है, तो वो होता है आपका कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। और जॉब कॉस्टिंग मतलब आपको ऑर्डर मिला, मान लो आप एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, मतलब छोटे लेवल बात करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, शर्ट वगैरह बनाते हैं, 100 शर्ट का ऑर्डर मिला तो आप अपनी फैक्ट्री में बना दोगे, ठीक है ना। क्वेश्चन 6 है आपके पास, CAS स्टैंडर्ड मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होते हैं उनको बताना है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंश्योर यूनिफॉर्मिटी इन कॉस्ट डिटर्मिनेशन एंड प्रमोट्स ट्रांसपेरेंसी। बेटा जो कॉस्ट अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड होते हैं, जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी होते हैं हमारे, तो एक तरीके से क्या प्रोवाइड करते हैं, यूनिफॉर्मिटी प्रोवाइड करते हैं कि सब लोग इन्हीं कॉस्ट अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगे बेटा, है ना। जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं, साथ में कॉस्ट को किस तरीके से डिटरमाइन करना है उसका भी इसमें अपने को तरीका मिल जाता है, और सबसे इंपॉर्टेंट कि ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है, तो इसके लिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिन कार्ड वर्सेस स्टोर्ड लेजर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी आप अच्छे से कर लेना बेटा। बिन कार्ड वर्सेस स्टोर्ड लेजर, बिन कार्ड इज अ क्वांटिटेटिव रिकॉर्ड एट बिन लेवल। इसमें बेटा हमारा फोकस क्वांटिटेटिव लेवल पे होता है, हम क्वांटिटेटिव रिकॉर्ड मेजर करते हैं, पर स्टोर लेजर में क्वांटिटी के साथ साथ में बेटा क्वालिटी पे भी ध्यान रखते हैं, फाइनेंशियल रिकॉर्ड मेंटेन होता है पूरा ऑफिस में, क्वांटिटी प्लस क्वालिटी, ठीक है। स्टोर लेजर में क्वांटिटी प्लस क्वालिटी पूरा फाइनेंशियल रिकॉर्ड मेंटेन होता है इन ऑफिस, और बीन कार्ड के अंदर सिर्फ क्वांटिटी का रिकॉर्ड होता है बीन लेवल, लोअर लेवल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा मशीन आवर रेट क्या है। तो मशीन आवर रेट कैसे निकालते हैं, कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग टोटल मशीन एक्सपेंसेस। टोटल मशीन एक्सपेंसेस में क्या क्या आता है बेटा, स्टैंडिंग मशीन एक्सपेंस भी आता है और रनिंग भी आता है, और इसको डिवाइड कर देते हैं हम टोटल इफेक्टिव मशीन आवर्स, मशीन कितने आवर्स चलती है उससे आप डिवाइड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा मशीन आवर पर रेट, मतलब मशीन आवर रेट,
है ना, कि अगर आप मशीन को कितने घंटे चला रहे हो, कितनी कॉस्ट लग रही है उसकी, तो वो आपको इजीली मिल जाता है। नेक्स्ट है कॉस्ट रिकन्सिलिएशन। मैंने आपको पहले ही बोला था रिकन्सिलिएशन से भी क्वेश्चन आता है आपको। ये क्यों ज़रूरी होता है? असेंशियल टू जस्टिफाई डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल प्रॉफिट एंड कॉस्ट प्रॉफिट एंड इंश्योरिंग एक्यूरेसी ऑफ बोथ सिस्टम। बेटा कॉस्ट रिकन्सिलिएशन हम इसलिए करते हैं कि हमको फाइनेंशियल प्रॉफिट का भी पता चल जाए, कॉस्ट प्रॉफिट का भी पता चल जाए, दोनों में हम एक्यूरेसी चेक कर सकें, इसके लिए हम करते हैं बेटा इसको। क्वेश्चन 10 है डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है बेटा? डायरेक्ट कॉस्ट वो होती है बेटा जो हम जब प्रोडक्शन करते हैं उस दौरान जो लगती है, जैसे रॉ मटेरियल वगैरह में लगने वाली कॉस्ट, जो भी हमने प्राइम कॉस्ट में ही पढ़ा था ना, डायरेक्ट कॉस्ट वही होती है। डायरेक्ट मटेरियल हो गया, डायरेक्ट लेबर हो गया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया। और इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है बेटा? जो डायरेक्ट नहीं होती है, जो सुपरवाइजरी लेवल वाली कॉस्ट होती है, ओवरहेड्स वगैरह होते हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट में आता है बेटा, जिनका डायरेक्टली रिलेशन प्रोडक्शन से नहीं होता है, लेकिन वो भी प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है। मतलब कि अगर आप देख रहे हो तो ओवरहेड वगैरह जो भी होते हैं वो आपके इनडायरेक्ट कॉस्ट का हिस्सा होते हैं, वो भी प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है बेटा। तो ये थे आपके टॉप 10 क्वेश्चंस फॉर 8 मार्कर्स। अब हम देखने वाले हैं टॉप 10 क्वेश्चंस ऑफ 12 मार्कर्स, और इसमें न्यूमेरिकल्स प्लस थ्योरी दोनों क्वेश्चन है बेटा। मैं जानता हूँ कि आपको लगता है कि सर छोटी वीडियो बना दो, लेकिन ये बेटा डिटेल्ड वीडियो है एक्सप्लेनेशन के साथ। मैं सिर्फ क्वेश्चन बता के चले जाऊँ उससे कोई काम नहीं आएगा आपका, क्योंकि फिर आपको आंसर ढूंढने में टाइम लग जा रहा है। थोड़ा सा इनको समझ लो आप, ताकि आप मन से अच्छे से आंसर लिख पाओ, क्योंकि लिखने के मार्क्स मिलेंगे आपको बेटा, है ना। थोड़ा सा समझ लो आप, है ना। और जल्दी से हम देख लेते हैं बेटा कॉस्ट शीट, वेरी इंपॉर्टेंट, इससे न्यूमेरिकल आपका आएगा एग्जाम में, मैंने पहले ही बोल दिया है। कॉस्ट शीट का आप स्पेसिमेन देख सकते हैं। स्पेसिमेन मैंने प्राइम कॉस्ट निकालने को आता है पहले, उसमें कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जहाँ भी क्वेश्चन में दिख रही है इन तीनों को प्लस कर दो। सर 3 नहीं है, सिर्फ 2 ही है, मटेरियल और लेबर, तो कोई बात नहीं, दोनों को प्लस कर दो, आपको मिल जाएगी प्राइम कॉस्ट। बेटा इसी प्राइम कॉस्ट निकालने के बाद अगर आप उसमें फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ देते हो, क्या बोल रहा हूँ मैं, एक बार आपने प्राइम कॉस्ट निकाल ली और उसमें फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ दिया तो आपको मिल जाती है फैक्ट्री कॉस्ट बेटा। ये आपकी सेकंड स्टेप हो गई। अब फैक्ट्री कॉस्ट तक पहुँच गए तो उसके बाद उसमें हम एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जोड़ देते हैं बेटा, तो आप थर्ड स्टेप पे आ गए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में बेटा आप सेलिंग ओवरहेड जोड़ देते हो तो आप पहुँच जाते हो टोटल कॉस्ट पे, और ये बन गई आपकी कॉस्ट शीट। आसान है बेटा, सिंपल सी भाषा में बता रहा हूँ। पहले आपको प्राइम कॉस्ट निकालना है, फिर फैक्ट्री कॉस्ट निकालना है, फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालना है और टोटल कॉस्ट निकालना है। प्राइम कॉस्ट के लिए सब मेरे साथ बोलो बेटा, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तीनों को प्लस करके क्या मिलती है बेटा, प्राइम कॉस्ट। वेरी गुड। सेकंड स्टेप में क्या निकालना है बेटा, फैक्ट्री कॉस्ट। क्या निकलेगा, प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। सेकंड स्टेप भी कंप्लीट। थर्ड स्टेप पे क्या निकालना है बेटा हमको, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो जो आपने फैक्ट्री कॉस्ट निकाली है उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जोड़ देंगे, तो आपका थर्ड स्टेप कंप्लीट हो गया। फोर्थ स्टेप में चाहिए टोटल कॉस्ट, तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसमें सेलिंग ओवरहेड जोड़ दो, टोटल कॉस्ट मिल गया बेटा। बहुत इजी क्वेश्चन आता है इसका, 12 नंबर आप इजीली ले सकते हो यहाँ से। सेकंड क्वेश्चन है बेटा EOQ कैलकुलेशन। मैंने आपको पहले भी बोला था EOQ का फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय डिमांड मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइड बाय होल्डिंग कॉस्ट, रूट में 2AO अपॉन में C। ये फॉर्मूला मैं आपको पहले भी लिखवा चुका हूँ। डिमांड जो है वो मान लो क्वेश्चन में दे रखी है आपको 1000, ऑर्डर आपको दे रखा है 10, आपको होल्डिंग कॉस्ट दे रखी है 2। EOQ फाइंड करना है बेटा, मैं आपको फाइंड करके दिखा देता हूँ, 1 मिनट। देखो बेटा EOQ निकालना है आपको, तो रूट में 2 मल्टीप्लाई, क्या बोला मैंने, डिमांड दे रखी है आपको 1000 मल्टीप्लाई ऑर्डरिंग कॉस्ट, है ना। A मतलब होता है आपकी डिमांड, O मतलब होता है आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट, वो आपको दे रखी है 100, ठीक है। डिवाइडेड बाय क्या है बेटा, आपको डिवाइडेड बाय है इसके अंदर, सॉरी ऑर्डर मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, ऑर्डर 100 नहीं 10 है। होल्डिंग कॉस्ट है आपकी 2 बेटा, इसको 2 से 2 कैंसिल कर देंगे हम यहाँ पर, यहाँ बचेगा आपके पास और क्या, 1 मिनट, हाँ 2 से 2 हमने कैंसिल आउट कर दिया, यहाँ बचा हमारे पास रूट में 10,000। बेटा 10,000 को हम रूट के अंदर 100 मल्टीप्लाई बाय 100 लिख सकते हैं,
तो 100 दो बार आ गया तो 100 रूट के बाहर आ जाएगा। इसका आंसर आ गया आपका 100 यूनिट, या फैक्टर निकाल के भी कर सकते हो। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, ईजी है EOQ निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हाल से प्लान। इसमें बेटा बोनस आपको ध्यान रखना है, इसका फॉर्मूला भी क्या होता है, 50% ऑफ टाइम सेव्ड इंटू रेट। 50% ऑफ टाइम सेव्ड इंटू रेट इसका फॉर्मूला होता है। अब देखो बेटा, टाइम सेव्ड कैसे निकालते हैं, आपको स्टैंडर्ड टाइम दिया रहेगा, एक्चुअल टाइम दिया रहेगा, तो स्टैंडर्ड और एक्चुअल के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं टाइम सेव्ड। मान लो कोई काम को करने में आपको, मतलब एक ऑर्डिनरी इंसान को 10 घंटे लगते हैं, आपको वो काम करने में 8 घंटे लगे, तो आपने 2 घंटे सेव कर लिए, वो हो गया आपका टाइम सेव्ड। रेट दे रखा है 10 पर आवर, और रेट दे रखा है बेटा आपको यहाँ पे 50%। तो आप सॉल्व कैसे करेंगे जल्दी से देख लेते हैं अपन। तो बेटा उसी फॉर्मूले को हम इम्प्लीमेंट करते हैं। 50% का मतलब होता है बेटा 50/100। टाइम सेव्ड मैंने आपको बताया, आपने 2 आवर का टाइम सेव करा है, और फॉर्मूले में आपको रेट दे रखा है 10 पर आवर। ठीक है बेटा, ये 0 से आपने ये 0 टर्मिनेट कर दिया, ये 0 से 0 टर्मिनेट कर दिया, 5 2 आपका 10 आ गया, ये आ गया आपका बोनस। ठीक है गाइस, ऐसे बोनस निकालते हैं, या आप इजीली कर सकते हो। 10 आ गया इसके अंदर। अब टोटल वेजेस कैसे निकालेंगे, देखो एक्चुअली उसने काम करा है 8 घंटे, और 1 घंटे के मान लो 10 रुपये हैं बेटा, 10,000 20,000 जो भी हो सकते हैं, इसे समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। तो 8 × 10 के हिसाब से 80 रुपये तो इसके ये हो गए, प्लस 10 रुपये जो हमने बोनस निकाला वो, तो इसके पास टोटल कितने मिलेंगे इसको, 90 रुपये। ये 90,000 हो सकता है, 9,000 हो सकता है। आप क्वेश्चन में देख लेना कि वो आवर पर रेट दे के रखा है, वो 10 रुपये, 10,000, 1,000, 50,000 कितना दिया हुआ, उससे मल्टीप्लाई करना है। अब बेटा रोवन प्लान के हिसाब से बोनस निकालने का फॉर्मूला थोड़ा सा अलग होता है। टाइम सेव्ड अपॉन में स्टैंडर्ड टाइम, ये पहले आपको निकालना पड़ता है, मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल टाइम मल्टीप्लाई बाय रेट। बेटा टाइम सेव्ड कितना करा था हमने, उधर भी देखो 2 आवर टाइम सेव करा था, है ना, बताया था मैंने आपको। स्टैंडर्ड टाइम कितना है बेटा, 10 आवर्स है। क्वेश्चन में आप ऊपर देख सकते हो बेटा, जो मैंने आपको पहले क्वेश्चन दिखाया था। एक्चुअल टाइम कितना लगा था आपको, 8 घंटे लगा था, और रेट कितना है वहाँ पे, रेट भी 10 है। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं, 10 से 10 कैंसिल, 8 2 16, तो बोनस आ गया आपका 16 रुपये। तो बेटा वेजेस कितना हो जाएगा, 80 + 16 मतलब 96। 80 कैसे आया बेटा, उसने 8 घंटे काम करा था, एक्चुअल जो उसका एक्चुअल वर्क है वो 8 घंटे है, रेट जो है वो 10 रुपीज़ पर आवर है। तो अगर 1 घंटे के किसी को 8 रुपये मिलते हैं, सॉरी 1 घंटे किसी को अगर 10 रुपये मिलते हैं, तो 8 घंटे कितने मिलेंगे, 8 × 10 मतलब 80 रुपीज़ यहाँ से आ गया, प्लस 16 रुपीज़ आपका बोनस। ठीक है, तो ये है आपको हेल्से प्लान वर्सेस रोवन प्लान, दोनों का न्यूमेरिकल आ सकता है, 6 मार्क्स उसके 6 मार्क्स इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा ओवरहेड एब्जॉर्प्शन क्या होता है। तो मेथड्स इंक्लूड डायरेक्ट लेबर आवर रेट, मशीन आवर रेट, अंडर एब्जॉर्प्शन मीन्स कॉस्ट वॉज अंडर एस्टिमेटेड, ये आपको निकालने के लिए आ सकता है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिट। इफ वर्क सेटिस्फाइड जो है वो लेस देन 25% हो तो नो प्रॉफिट, और अगर वो 25% से 50% हो तो 1/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट, और अगर वो 50% से 90% हो तो 2/3 ऑफ द प्रॉफिट। ये आपको रेट ध्यान रखना है बेटा, डायरेक्टली आपको बस ये 1/3 2/3 बस पुट करना है, मल्टीप्लाई करना है, आपका आंसर आ जाएगा बेटा। बहुत बहुत ईजी है कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिट निकालना। अगर आपका वर्क सर्टिफाइड 25% से कम है तो कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा, 25% से ज़्यादा है, अगर 50% से कम है तो 1/3 देना है आपको, और अगर 50% से 90% के बीच में तो 2/3 देना है आपको। बहुत ईजी है, एक न्यूमेरिकल ट्राई कर लोगे क्लियर हो जाएगा आपके माइंड में। बेटा हाल्सले और रोवन वाला भी एक बार वापस कर लेना, मैं आपको फिर बता देता हूँ, एक बच्चे का डाउट आ रहा है। तो बेटा हाल्सले प्लान के अंदर आपको बोनस रेट दिया है 50% है, याद रखना है 50% ही होता है, इसका फिक्स्ड है। तो 50% का मतलब होता है बेटा 1/2, 50% मल्टीप्लाई बाय टाइम सेव। टाइम सेव कैसे निकाला बेटा, स्टैंडर्ड टाइम 10 आवर्स है, उसने उसी काम को 8 घंटे में कर दिया, 10 - 8 कितना बचा बेटा 2 आवर, और रेट कितना है बेटा, रेट है 10 रुपये पर आवर, तो 10 से मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है 10 से। तो बेटा ये 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 5 2 10, ये 10 आ गया बेटा आपका बोनस। क्या आ गया बेटा, 10 आपका बोनस।
या आपने 10 रुपये बोनस निकाल लिया, ये वर्कर को एक्स्ट्रा मिलेगा बोनस क्योंकि उसने स्टैंडर्ड टाइम के पहले काम पूरा कर लिया। अब उसका जो टोटल वेजेस है बेटा, टोटल वेजेस कितना मिलेगा उसको, तो पहले तो जो काम उसने परफॉर्म करा है वो काम उसने 8 घंटे में परफॉर्म कर दिया है, तो 8 घंटे मल्टीप्लाई बाय रेट कितना है आप देखो, 10 रुपये पर घंटा, मतलब जितने भी घंटे काम करेगा 10 रुपये मिलेंगे। तो अगर 8 घंटे काम करा है उसने तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 80 रुपये, तो ये हो गए, 10 रुपये बोनस के हो गए, टोटल आ गया 90 रुपये, ये वर्कर को मिल जाएगा बेटा। रॉबिन प्लान के अंदर क्या था बेटा, बोनस निकालने का फॉर्मूला है टाइम सेव्ड अपॉन में स्टैंडर्ड टाइम, 2 घंटे बचाए उसने और स्टैंडर्ड टाइम कितना था बेटा, 10 घंटे सबको लगते हैं। एक्चुअल टाइम कितना था बेटा, 8 घंटे। रेट भी कितना है, 10 रुपये पर आवर, 10 से 10 कैंसल, 8 दूनी 16, 8 टू 16, यह आ गया आपका बोनस। बेटा यहाँ पे भी एक्चुअल वर्क तो वही 8 घंटे करा, तो 80 तो यहीं से मिलेंगे, 80 प्लस ये 16 तो ये हो जाएगा 96। ठीक है, आगे निकालना, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा रिकन्सिलिएशन का न्यूमेरिकल। अगर आपका फाइनेंशियल प्रॉफिट 10,000 है, कॉस्ट आपकी ओमिटेड है इन कॉस्टिंग ऑफ 500, कॉस्ट प्रॉफिट दे रखा है आपको 9,500, तो बेटा आपको प्लस माइनस करके वेरिएशन निकालना है, फिर इसको रिकंसाइल कर देना है। बहुत आसान न्यूमेरिकल है। रिकन्सिलिएशन में आपको बताया, ये चेक करते हैं कि फाइनेंशियल प्रॉफिट और कॉस्टिंग प्रॉफिट में डिफरेंस क्या आ रहा है, प्लस माइनस करके आप उसको चेक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, टोटल यूनिट इक्वल्स टू फिनिश यूनिट प्लस इक्विवेलेंट ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन। इससे आप निकालते हैं टोटल यूनिट। बेटा ये आपको याद रखना है। जैसे कि मान लो कोई दुकान होती है, मान लो एक फर्नीचर की दुकान है, वो कुछ फर्नीचर उसने बना के रेडी रख दिया तो हो गया फिनिश यूनिट, कुछ फर्नीचर वर्क इन प्रोग्रेस में है तो वो कितने परसेंट कंप्लीट हो गया, 50%, 10%, 25%, उसको रेट निकाल के फिनिश यूनिट में प्लस कर देंगे तो आपको मिल जाएगी टोटल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग क्या होती है, तो कॉस्ट प्लस पर पैसेंजर इन किलोमीटर, टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ बसेस मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय ट्रिप मल्टीप्लाई बाय डे मल्टीप्लाई बाय कैपेसिटी, तो आपको मिल जाता है कॉस्ट पर पैसेंजर। ये नॉर्मली ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग जो होती है, जो टूर एंड ट्रेवल ट्रांसपोर्ट कंपनी से वो निकालती है। बिजनेस एथिक्स क्या होते हैं बेटा, कॉस्ट कंट्रोल शुड बी ट्रांसपेरेंट। बेटा कॉस्ट कंट्रोल जो आप कर रहे हो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए प्रोडक्ट की क्वालिटी में। ऐसा नहीं कि आप कॉस्ट तो कम कर रहे हो पर प्रोडक्शन की क्वालिटी भी कम कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बेटा ये सारे आपके लॉन्ग क्वेश्चंस भी हो गए जो 12 मार्क के आएंगे। कौन कौन से न्यूमेरिकल आ सकते हैं वो भी इसमें डिस्क्रिप्शन मैंने कर दिया है, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का फॉर्मूला भी बता दिया है। अभी भी किसी बच्चे को डर है कि सर अभी भी तैयारी नहीं हो पा रही है, बेटा तो फिर बोल रहा हूँ कॉस्ट शीट अच्छे से कर लो, को कॉस्ट शीट बहुत अच्छे से कर लेना है, ईओक्यू कर लेना है, हेल्सले और रोबिन का प्लान कर लेना है। ये क्वेश्चन तो आपको करना ही करना है बेटा, ये 3 क्वेश्चन तो करना ही करना है आपको। इसके अलावा रिकन्सिलिएशन का कर सकते हो और कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिट अगर चाहो तो कर सकते हो। कम से कम ये 5 जगह से न्यूमेरिकल ट्राई कर लो आप। और थ्योरी क्वेश्चंस मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, वो थ्योरी क्वेश्चंस आपको करना ही करना है। थ्योरी क्वेश्चंस में बेटा कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एबीसी एनालिसिस, लेबर टर्नओवर, कॉन्ट्रैक्ट एंड जॉब कॉस्टिंग, बिन कार्ड एंड स्टोर लेजर, इसके बाद डायरेक्ट कॉस्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट, कॉस्ट रिकन्सिलिएशन। मतलब ये क्वेश्चंस तो आपके ऐसे हैं कि आना ही आना है बेटा। और आपको एडवांटेज ये है कि 8 मार्क्स वाले क्वेश्चन में तो आपको और में क्वेश्चन मिल जाते हैं, 12 मार्क्स वाले में तो उसमें तो बहुत ही अच्छा रहता है, 5 में से कोई भी 2 करना है आपको, तो वो इजीली आप कर लोगे। ऑल द वेरी बेस्ट। प्लीज़ ये वीडियो को बिल्कुल मिस मत करना, और अभी भी अगर आपने लाइक नहीं करा तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में वीडियो शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाइए, कोई वीडियो ना छूटे आपसे। और ये वीडियो के एंड में अभी जो आपको दिख रही है वीडियोस लिंक की, आप उस पर क्लिक करके यशराज की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देख सकते हो और अलग से शॉर्ट आंसर्स भी देख सकते हो। तो ऑल द वेरी बेस्ट गाइस फॉर योर एग्जामिनेशंस। आई होप आपका पेपर बहुत अच्छा ही जाएगा।